नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आप सब नेता बनने वाले हैं। जी हाँ, हो सकता है कि आप नहीं भी बनना चाहते हो, नेता बनने के लिए आप तैयार भी नहीं हो, तो भी तैयार हो जाइए। और वैसे भी आप क्या चाहते हैं या जनता क्या चाहती है, इससे राजनीतिक दलों को उतना ही सरोकार होता है जितना अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल से। खैर, खबर यह है कि झारखंड में तमाम दल सदस्यता अभियान चला रहे हैं और सदस्य बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, ध्यान से सुनिएगा, वो झारखंड की कुल आबादी से भी ज्यादा है। मतलब 3 इडियट्स फिल्म में देखा था कि बच्चे के पैदा होते ही चर्चा शुरू हो जाती है कि गार्जियन कहता है ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब झारखंड में हालात ये है कि बच्चों के जन्म लेने के बाद कांग्रेसी बनेगा, भाजपाई बनेगा, इस पर भी नेता लड़ने को तैयार हो जाएंगे। और यकीन मानिए, कई ऐसे चैनल भी हैं जो इस मुद्दे पर बहस भी करा देंगे, कई एंकर्स भी कूद जाएंगे इस बहस में। जन्म लेने वाले बच्चे और उनकी माताओं के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए झारखंड में, इसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई दल सामने नहीं आ रहा। काश उनकी जिम्मेदारी को भी दल आपस में बांट लेते तो झारखंड की तस्वीर अच्छी होती। पश्चिम बंगाल में रहने का मुझे मौका मिला और वहां की राजनीति के विषय में हल्के फुल्के अंदाज में कहा जाता है कि बस में अगर एक यात्री दूसरे को बैठने की जगह ना दे तो खबर छपती है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ने वाम मोर्चा के सदस्य को बैठने की जगह नहीं दी। यही हालात देखिए झारखंड में होने की उम्मीद है। उधर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष ने संसद में जबरदस्त हंगामा किया। बीजेपी ने कहा कि देश की जनता सब देख रही है। बीजेपी शायद भूल गई कि 15वीं लोकसभा जब वो विपक्ष में थे, उसमें बीजेपी की जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का सीधा प्रसारण देश ने देखा है। झारखंड में सरकार के मंत्रिमंडल में एक जगह खाली है और 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य में नेताओं के पास चर्चा करने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है कि मंत्रिमंडल में एक जगह खाली क्यों है। नीतीश कुमार विभागों की फाइल में बिहार की हकीकत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंकड़े आज खास तौर से नीतीश कुमार जी के लिए पेश करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि वो इन आंकड़ों पर रिस्पांस भी दें। वैसे देंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। वैसे भी नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके इंटरव्यू पर एक्सक्लूसिव लिखकर चलाने का दौर वापस आ चुका है। तो अब नीतीश जी के लिए आंकड़े पेश करेंगे। बिहार में वर्ष 2005 से 2010 का काल नीतीश कुमार के लिए स्वर्णिम काल कहा गया, क्योंकि इस काल में ही बिहार का विकास हुआ, जिस कारण नीतीश कुमार बिहार में लोकप्रिय हुए और 2010 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2005 से 2010 के बीच राज्य में विकास की स्थिति कुछ ऐसी थी। 1990 से 2001 में प्रति व्यक्ति आय 3,209 रुपए थी, जो 2008-2009 में 13,663 रुपए हो गई। इस दौरान बिहार में 1.08 करोड़ लोग मोबाइल उपभोक्ता बने, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। 2008-2009 के दौरान बिहार में सीमेंट की बिक्री में 22% का इजाफा हुआ। यह निर्माण कार्य में आए उछाल की ओर इशारा करता दिखा। नीतीश के कार्यकाल में 1 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति हुई और 23,606 किलोमीटर सड़कें बनी, जो बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। नीतीश कुमार को सुशासन राज लाने के लिए कानून का राज काम करना होगा और शायद सीएम को इसका एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने अपनी प्राथमिकता में कानून व्यवस्था को सबसे पहले रखा है। ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर जिले के डीएम और एसपी की यह संयुक्त जवाबदेही है। और जहां कहीं भी कोई शिकायत मिलती है, और अभी जो होली का अवसर है, इन सभी चीज़ों पर एक एक बात पर हमने कहा और एक एक लोगों का परफॉर्मेंस, उनके नीचे के ऑफिसर अगर ब्लॉक, अंचल और थाना ठीक से काम नहीं करता है तो इसकी जवाबदेही डीएम और एसपी की है, उसको ठीक से काम करे, वो इंश्योर करे। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति हाल के दिनों में बदतर। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2014 में अपराध की घटनाएं बढ़ी। 2014 में मर्डर के 3,403, डकैती के 538, लूट के 1,600, अपहरण के 6,570 और रेप के 1,127 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2012 में हत्या के 3,066, लूट के 1,266, बलात्कार के 927 इतने मामले दर्ज हुए थे। यानी अगर आप तुलना करें तो नीतीश राज की तुलना में मांझी राज में कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब हुई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो उस समय बिहार में अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन गुड गवर्नेंस की बदौलत नीतीश कुमार अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हुए। 2005 में मर्डर के 3,423, हत्या के 1,191,
डकैती के 2379 और रेप के 973 मामले दर्ज हुए थे, जो नीतीश राज में धीरे धीरे कम हुए। अगर नीतीश कुमार 2010 में 2005 से भी बड़ी सफलता हासिल कर जीतने में कामयाब हुए तो उसकी बड़ी वजह कानून का राज कायम होना भी था। लेकिन आगे देखिए, 2010 से 2000 की तुलना करें आप, 2010 से 2014 तक हालात बिगड़ गए। नीतीश का बीजेपी से गठबंधन टूटा। सरकार चलाने से ज्यादा समय नीतीश को सरकार बचाने में लगाना पड़ा। 16 जून 2013 को पहले बीजेपी जेडीयू से अलग हुई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जेडीयू को करारी हार मिली। हार के बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिलाया। याद रखिए, नीतीश कुमार ये कह चुके हैं, लालू यादव के शासन के लिए उन्होंने आतंक राज शब्द का इस्तेमाल किया था। जंगल राज बीजेपी कहते थे। मान लीजिए आतंक राज ही है, मान लीजिए आतंक राज ही हो, तो तस्वीर सुशासन और आतंक राज की एक ही फ्रेम में कैसे फिट होगी नीतीश जी? चलिए ये भी मान लेते हैं कि राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से आप फिट करवा भी दें, तो सवाल ये भी है कि क्या आने वाले दिनों में आप स्वतंत्र होकर फैसले ले पाएंगे? जनता निश्चित तौर पर इसकी उम्मीद आपसे कर रही है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि सहयोगियों ने देखिए नाराजगी जताना शुरू भी कर दिया। ऐसे में सुशासन के एजेंडे को लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। आगे बढ़ते हैं। कानून व्यवस्था के साथ साथ बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचाना एक बड़ी समस्या, और लोग क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं नीतीश कुमार से, इसलिए आज हम इस विषय पर डीएनए टेस्ट कर रहे हैं इनका। क्योंकि गांव में बिजली पहुंचाने की रफ्तार बिहार में काफी धीमी है, और जिस रफ्तार से काम चल रहा है उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव के पहले तक हर गांव का रोशन होना मुश्किल लग रहा है। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले 15 अगस्त 2012 को दिया हुआ नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2015 तक हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, नहीं तो वोट मांगने नहीं आएंगे। देखिए, वादा किया है बिजली की स्थिति को सुधारेंगे, और मैं आज उस बात को दोहराना चाहता हूं, अगर बिजली की स्थिति में हम सुधार नहीं लाएंगे तो 2015 के चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार लोगों को संबोधन करने के दौरान वादा करते नजर आए थे, लेकिन हकीकत देखिए, अभी बिहार के 18,114 राजस्व गांव में से, राजस्व गांव यानी वो जहां से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, उसमें से 12,534 गांव में बिजली पहुंचाने का काम बाकी है। नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार की बात करें, नॉर्थ बिहार की स्थिति आगे बताएंगे, लेकिन नॉर्थ बिहार बिजली कंपनी को देखिए, 7,679 गांव में बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी। हुआ क्या? मात्र 4,372 गांव को बिजली मिली। 3,307 गांव अभी भी अंधेरे में हैं। साउथ बिहार कंपनी को 10,435 गांव में बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली, लेकिन हकीकत देखिए, मात्र 1,208 गांव में ही बिजली पहुंची। साउथ बिहार बिजली कंपनी को अभी 9,227 गांव में बिजली पहुंचाना बाकी है। जिस रफ्तार से काम चल रहा है उसको देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 9 महीने में क्या स्थिति अचानक चमत्कारिक रूप से बदल जाएगी। हकीकत आपके सामने। अब जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फिसड्डी साबित हो रही है। बता दें आपको कि इस योजना के फिसड्डी होने के पीछे मुख्य वजह पर्याप्त सबस्टेशन नहीं होना है, तार की कमी है, पोल की कमी है, बिजली उपकरणों की कमी है, ट्रांसफार्मर की कमी है। ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार का जो वादा था वो हकीकत में बदलता हुआ फिलहाल मुश्किल लग रहा है। अगर नीतीश कुमार को अपने वादों पर खरा उतरना है तो उन्हें युद्ध स्तर पर काम करना होगा। फिलहाल एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। झारखंड में रघुवर कैबिनेट में एक बर्थ खाली। अब इसको लेकर देखिए चर्चाएं कई तरह की। चर्चा यहां तक कि एक सीट खाली रखकर बीजेपी कांग्रेस के नाराज विधायकों को अपने पाले में करना चाह रही है, और वही एक सीट आजसू को गठबंधन में बने रहने के लिए मजबूर भी कर रहा है। यानी झारखंड में बीजेपी एक साधे सब सधे के फॉर्मूले पर काम कर रही है। देखिए, रघुवर का लॉलीपॉप, एक से सबको साधने की कोशिश। रघुवर कैबिनेट में भी एक मंत्री का पद खाली है। यह पद किसको मिलेगा, इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं है। रघुवर सरकार ने बहुमत का आंकड़ा बढ़ाने और आजसू के साथ गठबंधन धर्म निभाने के सारे विकल्प खुले रखे हैं।
हालांकि बीजेपी के बड़े नेता इस मुद्दे पर कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। एक सीट पर कितने को खुश करेगा नाराजगी होगी, तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे ये चिंतन है। मुख्यमंत्री ने किसी कारण से रखा होगा, इस बारे उनसे पूछना भी ठीक नहीं है, उनको सलाह देना भी ठीक नहीं है और किसी को इस पर इतराज भी नहीं करना चाहिए। इधर कांग्रेस में नाराज विधायकों के तेवर तल्ख हैं। आए दिन इस खेमे की तरफ से प्रदेश नेतृत्व या पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर गतिविधियां चल रही हैं, उसके मुताबिक लग रहा है रघुवर का लॉलीपॉप उन्हें दल बदलने के लिए परेशान कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्षों या विधायक दल के नेताओं, इनका चयन हमारा सर्वोच्च नेतृत्व करता है। इसलिए अगर आप विधायक दल के नेता पर और प्रदेश अध्यक्ष पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो इसका सीधा माने समझा जाएगा कि आप केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाएं। झारखंड में पूर्ण बहुमत वाली रघुवर सरकार का मजबूत आधार बीजेपी और आसू के बीच चुनावपूर्ण गठबंधन है, जो मंत्रिमंडल विस्तार के दांवपेच के बीच कमजोर होता दिखाई दे रहा है। आसू अपने इस दर्द को जनता के हवाले से सरकार तक पहुंचाने में जुटी है। जनता चाहती है कि जितना जल्दी हो सके एक गाड़ी रफ्तार से चले, क्योंकि इन विषयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुमत वाले जनादेश और खंडित जनादेश में क्या अंतर है, इसका एहसास जनता को ज़्यादा से ज़्यादा आप दिला सकें। झारखंड में सरकार गठन के 2 महीने होने को हैं। इन 2 महीनों में 2 बार कैबिनेट का विस्तार किया जा चुका है, जिसमें जेवीएम छोड़कर बीजेपी में आने वाले 2 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया है। 2 विस्तार के बाद एक बर्थ का खाली रहना इशारा करता है कि बीजेपी ने खास रणनीति के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। अब देखना है बीजेपी इस रणनीति में कितनी कामयाब हो पाती है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। सुना आपने, लगभग 2 महीने की सरकार और 2 बार कैबिनेट का विस्तार, लेकिन इसके बाद भी मंत्री पद का खाली रहना संदेह खड़े कर रहा है। क्योंकि झारखंड की सियासी गलियारे में जो खबर है उसके मुताबिक बीजेपी कांग्रेस के नाराज 4 विधायकों को अपने पाले में करना चाहती है और इसलिए रघुवर दास ने एक बर्थ खाली रखा है। लेकिन इस रास्ते में कई दुश्वारियां भी हैं। कांग्रेस को तोड़ने के लिए 6 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करना होगा। अगर इसमें सफलता मिल भी जाती है तो 3 विधायकों को संतुष्ट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि मंत्री पद तो सिर्फ एक ही खाली है। इस बीच आजसू को भी साथ रखने की चुनौती होगी। अगर बाकी बचा एक मंत्री पद कांग्रेस से आए विधायकों में से किसी एक को मिलता है मान लीजिए, तो ज्यादातर संभावना है कि आजसू सरकार से बाहर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का आजसू से चुनाव पूर्व गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी। देखना है कि इन चुनौतियों के बीच रघुवर दास किस एक व्यक्ति को मंत्री बनाते नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में इन दिनों सभी पार्टियों की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के दावे अगर देखें तो उनके अनुसार अगर सदस्यता अभियान सफल हुआ तो हर मतदाता किसी न किसी पार्टी का सदस्य ही नजर आएगा। आप कब किसी पार्टी के सदस्य हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में सदस्यता अभियान, हर वोटर होगा पार्टी कार्यकर्ता। झारखंड की राजनीति में इन दिनों सदस्यता अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जोर आजमाइश जारी है। बीजेपी ने पूरे झारखंड में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसे पूरा करने के लिए पार्टी मैदान में पसीना भी बहा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सोच विचार करके केंद्र ने जो हमें लक्ष्य दिया उससे आगे बढ़ करके राज्य नेतृत्व ने तय किया कि हम अपने राज्य में जो हमारे मतदाता हैं उन मतदाताओं को तक हम पहुंच करके पार्टी के साथ जोड़े और उन्हें सदस्य बनाए। झारखंड कांग्रेस ने 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसे पूरा करने में भी वो जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी के 50 लाख नए सदस्य बनाने के दावे को वो सीधे सीधे खारिज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो एक मिस कॉल पर जिस तरीके से वो अपना कर रहा है, आजकल बच्चा भी घर में मोबाइल रखे हुए रहता है, देखता है कहीं पर डिस्प्ले तो उसको दबा देता है, उस हिसाब से उसको गिनवा रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ ग्रास रूट पर हमारा ये काम हो रहा है और निश्चित तौर पर पूरे राज्य में जो हम लोगों ने एक टारगेट रखा था 10 लाख का, तो 5 लाख हम लोग का पार कर चुका। बीजेपी कांग्रेस की तरह जेएमएम सदस्यता अभियान को लेकर कोई दावा तो नहीं कर रहा,
लेकिन बीजेपी के बड़े टारगेट को देखते हुए पार्टी ने पहले से तय 20 लाख के टारगेट को अब संशोधित करने का मन बनाया है। ये लक्ष्य ये केंद्र समिति के ये में तय आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग की बैठक है, उसमें हम लोग झारखंड में नए सदस्य बनाने की होड़ मची है। आइए एक नजर डालते हैं सदस्यता अभियान को लेकर झारखंड में सियासी पार्टियों के दावे पर। बीजेपी ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस का दावा 10 लाख है। जेएमएम का पुराना लक्ष्य 20 लाख है। संशोधन के बाद यह बढ़ भी सकता है। आजसू ने 15 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। जेवीएम बीजेपी से थोड़ी ही पीछे है, उसका दावा 35 लाख का है। अगर इन चारों पार्टियों के दावों को जोड़ दें तो संख्या हो जाती है 1 करोड़ 30 लाख। इन चारों पार्टियों के अलावा जेडीयू, आरजेडी और झारखंड की छोटी पार्टियां भी सदस्यता अभियान चला रही हैं। अगर इनके दावों को भी जोड़ दिया जाए तो संख्या लगभग 2 करोड़ के पास पहुंच जाएगी। यह आंकड़ा झारखंड के कुल वोटरों की संख्या के आसपास पहुंच जाता है। यानी झारखंड में वोटर किसी न किसी पार्टी का सदस्य होगा, जो संभव नहीं है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। किसी भी दल की सफलता इस बात पर टिकी होती है कि उसके पास कितने समर्पित कार्यकर्ता हैं। और जो राजनीति का दौर आजकल है उसमें तो नेता ही देखिए पाला बदलते रहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में कितना फर्क है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, और नेता आसानी से बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी की यात्रा तय कर रहे होते हैं। तो जब नेता ही विचारधारा को तिलांजलि दें तो कार्यकर्ता नाराज होना लाजमी है। और जब हकीकत से सामना होता है तो ऐसे अभियानों की आवश्यकता होती है। सवाल बस छोटा सा है कि आज जो पार्टी से लोगों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, क्या उनकी आस्था सिर्फ एक दल में बनी रहेगी? एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। और स्वाइन फ्लू ने बिहार में भी दस्तक दे दी है। तो अब बात स्वाइन फ्लू की कर लेते हैं। भारत में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का आंकड़ा देखिए 800 के पार पहुंच चुका है। हजारों लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। जैसा कि कई बीमारियों के साथ होता है, स्वाइन फ्लू के साथ भी कई मिथक भी जुड़ गए हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि क्या है वो मिथक, क्या है इस बीमारी के लक्षण और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर स्वाइन फ्लू है क्या। स्वाइन फ्लू या H1N1 एक संक्रमण है जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है। इस प्रकार का वायरस अधिकतर सूअर में पाया जाता है, इसलिए इसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। ये बहुत जल्दी फैलने वाला रोग है। इससे बचने के लिए संक्रमित लोगों से दूर रहना आवश्यक है। बेशक इस बीमारी का नाम स्वाइन फ्लू है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पोर्क खाना चाहे तो वो नहीं खा सकता, उससे बीमारी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। स्वाइन फ्लू को फैलाने वाला वायरस H1N1 वातावरण में संक्रमित लोगों के खांसने और छींकने से फैलता है। मरीज में स्वाइन फ्लू के लक्षण नजर आने से 1 दिन पहले से लेकर 7 दिन तक संक्रमण लगातार रहता है। वैज्ञानिक जांच में साबित हो चुका है कि H1N1 वायरस ने अभी अपना रूप नहीं बदला। इस साल भी वही वायरस लोगों को प्रभावित कर रहा है जिसने बीते 1 साल में 1000 लोगों को शिकार बनाया था। संक्रमण के लक्षण सामने आने के बाद 2 दिनों बाद ही देखिए एंटीवायरल ड्रग लेना बेहद जरूरी हो जाता है। इससे बीमारी की तीव्रता को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही जरूरी है कि आप ऐसे मरीज को फौरन अस्पताल में भर्ती करा दें ताकि उसका सही इलाज हो सके। भारत में देखिए दवाओं की कमी भी नहीं है। ज्यादातर लोगों को ये वायरस हल्का बीमार करता है और 1% से भी कम लोगों को सही मायनों में दवा की जरूरत होती है। सरकार भी कह चुकी है कि इस देश में इस बीमारी के इलाज की पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं, इसलिए आप पैनिक ना हो, घबराएं ना। अगर आपको बुखार के साथ बहती नाक, गले में सूजन और छाती जाम होने जैसी शिकायतें हैं तो आपको H1N1 की जांच अवश्य करवानी चाहिए। इसके साथ ही 3 दिनों से ज्यादा तक अगर 101 डिग्री से ऊपर बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, थकान महसूस करते हो, भूख में कमी आ रही हो या उल्टी, तो इसे मौसम बदलने से जोड़कर मत देखिएगा। खुद की डॉक्टरी कई बार भारी पड़ जाती है, इसलिए डॉक्टर से संपर्क करें। सामान्य फ्लू के ज्यादातर लक्षण सामान्य होते हैं, इसलिए कई बार बीमारी का पता ही नहीं चलता। लैब में जांच के बाद ही इस रोग की पुष्टि हो सकती है। अस्पताल या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले मास्क जरूर पहने। संक्रमित व्यक्ति के पास अगर जाना हो तो मास्क के साथ साथ दस्ताने भी पहने, इससे आप बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं।
अगर आप ये सोचते हैं कि बीमारी जीवन में केवल एक बार होती है तो भी आप गलत हैं। किसी भी मौसमी फ्लू की तरह स्वाइन फ्लू भी आपको आने वाले वर्षों में दोबारा भी हो सकता है। संक्रमित लोगों के संपर्क में रहने से आप बार बार इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन 1 साल तक इस बीमारी से आपकी रक्षा करती है। स्वाइन फ्लू का वायरस ठंड में अधिक प्रभावी होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है इसका असर कम पड़ने लगता है। ठंड और नमी के मौसम में स्वाइन फ्लू के वायरस सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि पैनिक ना हो और कोई भी समस्या शिकायत हो तो जांच अवश्य करवाएं। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।